हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, टर्की और अफ्रीका के रिलेटेड मैच और अपडेट्स निकल कर आ रही है। इतने सालों के बाद ना अब अफ्रीका को दुनिया देख रही है। स्पेशली अफ्रीका की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को दुनिया अब जाकर फाइनली समझ रही है। और चाइना तो इसमें ना सबसे आगे। ऑफ कोर्स चाइना गरीब कंट्रीज को हमेशा की तरह डेट ट्रैप में फंसाने का ऑस्कर भी जीत चुका है। तो चाइना का कोई भरोसा नहीं है और कोई करना भी नहीं चाहिए। वेल, इंडिया भी इसे केयरफुली मॉनिटर कर रहा है, लेकिन इस रेस में ना एक और प्लेयर भी शामिल है जो बड़ी खामोशी के साथ चुपचाप अपना काम कर रहा है, और वो भी नेटो देश होते हुए भी। और किसी ने भी ना इस देश का अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो देश है टर्की। जी हाँ, चलिए कुछ नंबर्स के साथ इसे समझते हैं। टर्किश कंपनीज ने अफ्रीका में 1800 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट लगभग $85 बिलियन है, जो अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। टर्किश मीडिया, लंदन मीडिया इसे अच्छे से कवर कर रही है। इसके अकॉर्डिंग टर्की के प्राइवेट कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को भी रोजगार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1 लाख अफ्रीकन को जॉब मिल चुकी है। ट्रेड भी बढ़ रहा है टर्की और अफ्रीका के बीच। 2003 में टर्की और अफ्रीका के बायलैटरल ट्रेड सिर्फ $5.4 बिलियन थी, लेकिन आते आते 2022 में ना ये $41 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और चांसेस है कि पिछले साल जो 2023 गुजरा है ना, इसमें 50 बिलियन तक पहुंच गया होगा। ये ग्रोथ रैंडम नहीं है, यहाँ टर्की का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान है। अफ्रीका में टर्की ने बहुत ही एक्टिवली फोकस किया है, काम किया है। और चलिए इसे ना कुछ नंबर्स के साथ समझते हैं। 2002 में टर्की के पास पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ना सिर्फ 12 एम्बेसीज थे, लेकिन आते आते 2 डिकेड्स के बाद ना, यानी 20 साल बाद ये नंबर 44 हो गए हैं। तो आप इससे सीधा सीधा ना विदाउट एनी डाउट अंदाजा लगा सकते हैं कि टर्की ने चंद सालों में अफ्रीका में कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। और अफ्रीकन कंट्रीज टर्की को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं। अगेन देखो, हमें ना एक तरह से मीडिया में यही दिखाया जाता है कि टर्की में देखो जी अर्थक्वेक आया है, टर्की ने जी वहां से लोन उठाया है, यहाँ से लोन उठाया है, एर्दोगान ने वो कह दिया, ये कह दिया, FATA की ग्रे लिस्ट में आ चुका है टर्की। मतलब ये भी एक तरह का ना साइकोलॉजिकल वारफेयर हो रहा है कहीं ना कहीं। मैं समझता हूँ जितना इसको कवरेज मिलनी चाहिए थी उतना हमें ये देखने को नहीं मिल रही है। खैर, अंकारा अफ्रीका से क्या चाहता है, वही जो सब चाहते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट और बिजनेस। पिछले सेंचुरी में टर्की अफ्रीका में इतना मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। उनका फोकस वेस्ट में था, यूरोप यूनियन में शामिल होने में था। आज भी एर्दोगान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप यूनियन में टर्की को ले जाया जा सके, लेकिन यूरोप यूनियन टर्की को शामिल नहीं कर रहा है, हमेशा की तरह रोकते हुए आ रहा है। और बदले में एर्दोगान ने ना स्वीडन को नेटो में ज्वाइन होने से ही रोक दिया। मानो मतलब एक से बढ़कर एक। टर्की को 1997 में यूरोप यूनियन का फुल मेंबरशिप नहीं मिला। इसके बाद टर्की को अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ी थी। 1998 में एक नया प्लान अनवील हुआ, एक्शन प्लान फॉर अफ्रीका, जो बाद में एर्दोगान ने टेक फॉरवर्ड किया है। देखो, इंडिया के साथ ना टर्की के 1000 इश्यूज होंगे, एर्दोगान के साथ हमें वेरियस लेवल पर दिक्कत हुई होगी, लेकिन एर्दोगान ना, ये बात तो यार मतलब बोलना पड़ता है, बोलने ही चाहिए यार। मतलब एर्दोगान ने अफ्रीका को मॉनिटर करना बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था, जब वर्ल्ड ने अफ्रीका को इग्नोर किया था 20 साल पहले, जब ये पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे, फिर अपने देश के प्रेसिडेंट के रूप में है। एर्दोगान ने इस टर्की और अफ्रीका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया और टर्की का एंगेजमेंट अफ्रीका में बढ़ा दिया। और दोस्तों गेस करें व्हाट, एर्दोगान कितनी बार अफ्रीका गए? सोचिए, 40 बार। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 20 साल में एर्दोगान ने 40 बार अफ्रीका का दौरा किया, चक्कर लगाया। ये किसी भी दूसरे वर्ल्ड लीडर से बहुत ही ज्यादा है। और टर्की का इन्फ्लुएंस देखकर चाइना ने 1 साल बाद ही अफ्रीका में अपनी जड़ों को मजबूत करना भी शुरू कर दिया। फ्रांस ने 5 साल बाद किया है। हालांकि फ्रांस पहले से ही इनडायरेक्टली कॉलोनियल थी अफ्रीका में, लेकिन फ्रांस चाहता है कि इनका इन्फ्लुएंस पूरे अफ्रीका में हो। तो टर्की ने ट्रेंड सेट किया था, और 20 साल बाद उन्हें क्या मिलता है इसके बदले में? सोचिए, पॉलिटिकल सपोर्ट। जी हाँ, आप कहीं भी जाइए, एक कंट्री के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टर्की को अफ्रीकन यूनियन में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, और 2008 में उन्हें स्ट्रैटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया गया था। लेकिन बड़ा विक्ट्री ना दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में हुआ था टर्की के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टर्की टेम्पररी सीट पे ना नजर रख बैठा था। याद रहे, मैं परमानेंट सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेम्पररी सीट की बात कर रहा हूँ। तो 2010 में टर्की को अफ्रीका की मदद से सीट मिल गई थी UNSC में। कैसे? क्योंकि अफ्रीकन नेशंस ने उन्हें वोट किया था। ये एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी रही है।
टर्किश कल्चरल सेंटर्स, हॉस्पिटल और स्कूल्स आप अफ्रीका में देख सकते हैं। साथ ही लिबिया और सोमालिया में टर्किश मिलिट्री बेसेस भी है। एर्दोगान ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किए हैं 30 अफ्रीकन नेशंस के साथ, और हर एग्रीमेंट अलग अलग होता है। टर्किश मिलिट्री अफ्रीकन सोल्जर्स को ट्रेन करती है, कुछ अलाउ करते हैं, कुछ टर्किश डिप्लॉयमेंट्स को परमिट करते हैं। जैसा भी हो, अंकारा के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्पेशली अफ्रीका की डिफेंस मिलिट्री को मजबूत कर टर्की और एर्दोगान दोनों अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अफ्रीका में। एक डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइडर की तरह ड्रोन्स तो मानो सबसे ऊपर की लिस्ट में है। टर्की ने अपने बायरेक्टर TB2 ड्रोन्स को 10 अफ्रीकन नेशंस को बेच दिया था, सेल किया था, जैसे बुर्किना फासो और माली जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। टर्किश ड्रोन्स उन्हें एक एज दे सकता है किसी भी वॉर में। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने TB2 का इस्तेमाल ऑलरेडी किया है, जैसे इथोपिया और टोगो। आगे बढ़ते वक्त के साथ लगता है कि ड्रोन डिप्लोमेसी एर्दोगान का फोकस होगा। इस्लामिक डिप्लोमेसी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अफ्रीका की पॉपुलेशन का ना लगभग 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और एर्दोगान अपने रिलीजियन क्रेडेंशियल्स को फ्लॉन्ट करना पसंद करते हैं, फैलाना पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है घाना में, जहां एक मैसिव ब्लू मॉस्क 2021 में इनॉग्रेट हुई थी, जो टर्की ने फुल्ली फंड किया था। तो साफ है कि एर्दोगान को अफ्रीका चाहिए, एक बड़ा मार्केट उनके ड्रोन्स के लिए, यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट और इस्लामिक इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाने के लिए फर्टाइल ग्राउंड पर एर्दोगान को मिल सकता है। लेकिन अफ्रीका के लिए ना इसमें क्या फ़ायदा है? अफ्रीका के पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, और अंकारा हमेशा अफ्रीका की प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि अगेन देखो, टर्की ने ज़्यादातर अफ्रीका में ना कॉलोनियल पावर नहीं बनाया, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटिशर्स ने और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था यहाँ पर। तो अफ्रीका को टर्की से बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी, रिलेशनशिप अच्छा बिल्टअप होगा पीपल टू पीपल, और अफ्रीका में ना हमें डेमोक्रेसी के साथ साथ मोनार्की रूल भी देखने को मिलेगा। तो एर्दोगान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मोनार्की रहेगा तो और भी बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि अगेन देखो, US या यूरोप मिलिट्री या अफ्रीका रिजीम को वेपन्स नहीं बेचेंगे, लेकिन एर्दोगान खुश होकर बेच डालेंगे। क्रिटिज्म नहीं, नो जजमेंट्स, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो देखिए, पास में हमने गलती की थी अफ्रीका को इग्नोर कर, लेकिन देखो जो है वो कहना बेहतर है। मैं यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। आज की गवर्नमेंट अफ्रीका यूनियन को बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आज की गवर्नमेंट को इसकी इंपॉर्टेंस पता है, और अफ्रीका में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। आज के टाइम 77 प्रोजेक्ट्स टोटल 29 अफ्रीकन कंट्रीज में इंडियन कंपनीज कर रही है, जो $11.6 बिलियन की वैल्यू है। और इंडिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी में ना अफ्रीका यूनियन को फुल मेंबरशिप के तौर पर G20 में शामिल किया है, और इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे ना पॉजिटिवली इंडिया फील भी करने वाला है फ्यूचर में। अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिया की अहमियत का, इंडिया की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।